हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 14 अगस्त 2020। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही उनका बेसिक सब्जेक्ट से किस प्रकार जुड़ाव है हम इसको देखेंगे, ताकि करंट के साथ साथ आपकी बेसिक सब्जेक्ट्स की भी तैयारी होती रहे। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन करंट के साथ साथ बेसिक के भी एक दो पॉइंट डाल दिए जाते हैं, तो आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आप उसको सही कर ले जाओगे। इस वीडियो में हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के हिसाब से एनालिटिकल न्यूज़ को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ कुछ वनडे एग्जाम जैसे कि एसएससी बैंकिंग के हिसाब से फैक्चुअल नॉलेज को भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको फैक्चुअल के साथ साथ एनालिटिकल की भी जानकारी मिलती रहे। करंट की इन न्यूज़ों के साथ साथ हमने आईएएस प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी ऐड किया है, ताकि आपको करंट की न्यूज़ सुनने के साथ साथ ये भी पता चलता रहे कि क्या वास्तव में ये वीडियो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। आप खुद से एनालाइज करिए इस चीज़ को कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं और स्टार्ट विद प्राउड के द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यह वीडियो पूरी तरीके से हिंदी में होता है, हिंदी में ही स्लाइड होती हैं और हिंदी में ही डिस्कस करवाया जाता है। तो आइए आज के न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। आज हम पापुम रिजर्व फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जिसको हम पीएम स्वनिधि कहते हैं इसको देखेंगे, साथ ही साथ सिडबी को भी देखेंगे, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग को देखेंगे जो हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया और इसमें क्या क्या बताया गया है हम पूरी जानकारी लेंगे। एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड कार्यक्रम को देखेंगे जो कि आज का अट्रैक्शन पॉइंट होगा और वास्तव में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तुर्की और ग्रीस के मध्य महीनों से चल रहे विवाद को देखेंगे कि आखिर इनके मध्य विवाद क्यों है। साथ ही साथ हम हागिया सोफिया को भी देखेंगे और यह भी जानेंगे कि यह मस्जिद है या फिर एक ईसाई धार्मिक स्थल है, क्योंकि इसमें विवाद हमेशा बना ही रहता है। तो आज हम इसके पूरे इतिहास को देखेंगे। तो आइए आज के न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, अब यह खबरों में क्यों रहा? इसके खबरों में रहने का कारण यह है कि जो इस क्षेत्र में पाई जाती है एक पक्षी प्रजाति जिसको हम हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं, वह संकट में आ गई है, क्योंकि इसके आवास स्थलों को काफी क्षति हुई है, क्योंकि वनों की कटाई लगातार चल रही है। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि यह स्थित कहाँ है। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है, मतलब कि पक्षियों के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट संरक्षण स्थल है और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल है। इसलिए यहाँ पर पक्षी भी देसी पक्षी भी आते हैं और विदेशों से भी पक्षी यहाँ पर रुकने के लिए आते हैं। अब इसके आसपास भी देख लेते हैं। इसके पूर्व में अगर हम देखें तो ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य है, तथा पश्चिम में अगर इसके देखें तो पाके वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ये दोनों अभयारण्य भी पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र हैं। हम अभी इसकी लोकेशन को भी मैप में देखेंगे, ताकि आपको मैप के थ्रू भी इसकी जानकारी दें, ताकि वो कभी भूले नहीं। यह क्षेत्र पूर्वीय हिमालय स्थानिक पक्षी क्षेत्र का हिस्सा है, मतलब कि आप ये देख सकते हो कि जैसे ये हिमालय है तो ये तो इसका पश्चिमी भाग हो गया, ये इसका पूर्वी भाग। तो ये जो ये वाला रीजन है ना, यहाँ पर काफ़ी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व और भी संरक्षण क्षेत्र पड़ते हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ईटानगर जो अभी अपन ने डिस्कस किया, इसकी लोकेशन ये है, जो कि कहाँ स्थित है? पूर्व में। और ये कौन सा है? पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और इसके बीच में कहीं ये पड़ता है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी ऐसे रिजर्व क्षेत्र अगर न्यूज़ में रहते हैं तो यूपीएससी आईएएस में इसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। तो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में जो हॉर्नबिल पाई जाती है, हॉर्नबिल के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह देखने में इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, यह रंगीन होती है, जैसे कि आप इसको कलर देख सकते हो, डिफरेंट टाइप के कलर यहाँ पर हैं, ठीक है। और ये फल खाती है और इसकी 3 विभिन्न प्रजातियां भी होती हैं, जिसमें कि हम ग्रेट पुष्पांजलि या फिर ओरिएंटल चितकबरा हॉर्नबिल के नाम से इनको जानते हैं। इसके अतिरिक्त पक्के रिजर्व में हॉर्नबिल की एक चौथी प्रजाति भी पाई जाती है, जिसको हम रूफ्ड नेक हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये वाली। और ये कौन सी है? ग्रेट वाली। और ये पुष्पांजलि वाली और ये
ब्राउन हॉर्नबिल। ठीक है, आइए कुछ और लोकेशन को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये है देहांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबसे अरुणाचल प्रदेश के सबसे लास्ट में चीन से लगती हुई सीमा में स्थित है। कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 50वां टाइगर रिजर्व भी है। तो आप ये इसको याद रखिएगा, टोटल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है, 50। ठीक है, आप इसको अपडेट करते रहिएगा समय समय के साथ। और बाकी अपन ने डिस्कस कर ली। चलिए इससे संबंधित प्रश्न जो पूछा गया था आईएएस एग्जाम में उसको देख लेते हैं। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक पाखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो लोकेशन वाइज इसको याद रखा करिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये भी उस टाइम पे न्यूज़ में रहा था और इस टाइम पे ये भी पापुम रिजर्व फॉरेस्ट भी न्यूज़ में है, तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान से। अब यह खबरों में क्यों रहा? हाल ही में वन विभाग, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों के वन विशेषज्ञों ने पापीकोंडा नेशनल पार्क में तितली की प्रजातियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया। अब सबसे पहले अपन लोकेशन को देख लेते हैं, क्योंकि अगर लोकेशन नहीं पता होगी और लोकेशन बेस में ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो फिर अपना फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये है पापीकोंडा नेशनल पार्क, आप इसको याद रखिएगा। अब इसमें एक फैक्टर ये है कि 2014 में जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तब ये पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में ही आ गया। ठीक है, अब 2008 में इसको क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, और 2016 में इसको वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र घोषित किया गया। तितलियों की प्रजातियों में अगर विविधता आती है तो यह राष्ट्रीय उद्यान के एक स्वास्थ्य संकेतकों के रूप में माना जाता है कि अगर तितली कहीं आ रही है तो समझ जाओ कि वो राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति काफ़ी ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। ये हमेशा ही न्यूज़ में बनी रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करवा दूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व हैं, जो कि अभी मैंने कितने बताए थे आपको, 50 बताए थे। ये टोटल 50 होंगे। अगर एक दो बढ़ते घटते हैं तो आप अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहिएगा और आप इसके नोट्स भी बना लीजिएगा। तो एनटीसीए के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के तहत इसको स्थापित किया गया था। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कैसा निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय है। 2006 में संशोधित किया गया इसको, और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित किया गया था। तो आप याद रखिएगा एनटीसीए 1972 और संवैधानिक है ये। भारत में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जो वर्तमान में 50 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का लगभग कितना परसेंट, 2.2%। तो आप ये याद रखिएगा। भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि करने के लिए 2 वैधानिक प्रावधान किए गए हैं। पहला तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला है, और दूसरा वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 वाला। ठीक है, यह दोनों अधिनियम प्रोजेक्ट टाइगर को मजबूती और वैधानिक आधार प्रदान करते हैं। जैसा कि आपने देखा ही है कि एनटीसीए को 1972 के अधिनियम से बनाया गया था। अब ये टाइगर रिजर्व की आप लिस्ट देख लो। अभी मैंने डिस्कस कराया कामलांग, ये 50वां है, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी के नामदफा, पाके, ये तीनों कहाँ पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। अब ये मैंने न्यूज़ इसलिए डाली थी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बारे में अपन ने अभी पीछे पाकुम को डिस्कस किया हुआ था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आईएएस 2020 के एग्ज़ाम में इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी के आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा। ये सरिस्का, रणथंबोर, सतपुरा, बांदीपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है। ठीक है, नागरहोल कर्नाटक में है, भद्रा भी कर्नाटक में है, दांडेली और अंशी ये भी कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कितने हैं, दांडेली, अंशी, भद्रा, नागरहोल और बांदीपुर। ये मैंने इसलिए बता दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहते हैं। और ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसके बारे में भी आईएएस के प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये सिमलीपाल, सतकोशिया उड़ीसा में है। ठीक है, यूपी में पीलीभीत और दुधवा, और बिहार में वाल्मीकि, कार्बेट, राजाजी उत्तराखंड में,
महाराष्ट्र में बोर और तडोवा अंधेरी। तो ये कुछ टाइगर रिजर्व हैं, आप इसको पॉज करके देख लीजिए। आइए अब इससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो अपन देख लेते हैं। ये 2014 आईएएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है, अभी अपन ने डिस्कस किया नहीं इसको, लेकिन अपन कर लेते हैं। ये देखो यहाँ कहीं होगा मिजोरम में, ये देखिए कहाँ है, दम्फा। तो ये पहला वाला सही है। अगर पहला सही है तो हम इसको काट सकते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन बचे। अब गुमटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, सिक्किम में। तो ये गलत दिया गया है क्योंकि सिक्किम में ना होकर ये कहाँ है, त्रिपुरा में। ठीक है, तो सेकंड गलत हो गया। सेकंड के हिसाब से अगर हम ये काट देंगे तो 1 और 3rd बचा है। और सारामती शिखर दे दिया एक, तो ये कहाँ है, ये नागालैंड में ही है। तो अपना कौन सा सही हो जाता है, सी ऑप्शन। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब आप क्वेश्चनों की प्रकृति को देखिए। ठीक है, इसमें पूछने का उनका तरीका ये है कि आपसे ऐसा नहीं है कि एनटीसीए के बारे में पूरा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कई बार वो पूछ सकता है, लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन को पूछने का ट्रेंड भी बदलता जा रहा है। अब वो क्या करते हैं कि एक टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया, बाकी देखो एक शिखर दे दिया यहाँ पे, ठीक है, एक अभ्यारण्य दे दिया, ताकि आपको एक ओवरऑल वे में अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, तभी क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन दिया है एनटीसीए के बारे में, लेकिन अपन उससे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया है कि एलिमिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या सही है। ठीक है, अब अपन ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। जी बिल्कुल, अभी अपन ने पढ़ा कि एक संवैधानिक निकाय है। अब सेकंड अगर सही है तो अपन एक ऑप्शन को काट सकते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, गंगा नदी प्राधिकरण है जो, क्या इसकी अध्यक्षता पीएम करते हैं? बिल्कुल सही बात है, काफ़ी बार आपने भी सुना होगा। तो ये 3rd ऑप्शन भी सही हो गया। अगर हम इसको काटते हैं तो ये भी कट जाएगा। अब अपने पास कौन सा, 2nd और 3rd तो सही है। अब अपने पास ए के लेकर डाउट है, आइए इसको पढ़ते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित किया गया है। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप इसको चेक करिएगा। 1926 का जो पशु क्रूरता अधिनियम है ना, ब्रिटिश काल का, उसके अधीन इसको स्थापित किया गया है, ना कि 1986 के अधिनियम से। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा गलत। तो 3rd और 2nd क्या हो गए, सही हो गए। तो आप क्वेश्चनों की प्रकृति को देख रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी तरीके के प्रयास स्टार्ट विद प्राउड के द्वारा किए जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है पीएम स्वनिधि योजना से, जिसको हम पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत निधि भी बोल देते हैं। अब यह खबरों में क्यों है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा सूचना दी गई कि जो ये योजना थी, इसमें आवेदनों की संख्या कितनी है और ऋण लेने वालों की संख्या कितनी है, इनके आंकड़ों को बताया गया था। आंकड़े अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ क्या है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो हम देखते हैं कि ये योजना क्या है। यह रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपये तक का, याद रखिएगा, 10,000 रुपये तक का सस्ता ऋण प्रदान करने हेतु एक माइक्रो ऋण योजना है। और किन को मिलेगा, जो 24 मार्च को या उससे पहले कारोबार करते थे उनको ये दिया जाएगा। और यह योजना मार्च 2022 तक के लिए वैध है। सिडबी इस योजना को कार्यान्वित कर रही है और सीजीटीएम ऐसी यानी कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से इसको क्रेडिट गारंटी दी जाती है और यही इसका प्रबंधन करती है। अब ये पैसे चुकाने होंगे कि नहीं चुकाने होंगे, अपन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि में हमें ये पैसे चुकाने पड़ेंगे, वो भी कैसे, मासिक किस्तों में। अगर हमने समय पर दे दिए या जल्दी दे दिए तो हमें क्या मिल जाएगा, 7% की सालाना क्या मिलेगी, हमें सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, और सब्सिडी भी हमें कैसे मिलेगी, डायरेक्ट पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो कैसे मिलेगी, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत हमारे खाते में ही आ जाएगी और वो 3-3 महीने के अंतराल में आएगी। तो याद रखने वाले पॉइंट यहाँ पर ये हैं कि इसको कार्यान्वित कौन कर रही है, सिडबी कर रही है। मार्च 2022 तक वैध है, 10,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा और सबको नहीं मिलेगा, जो 24 मार्च से पहले के कारोबारी हैं उनको मिलेगा, जिनका महामारी के दौरान नुकसान हो गया है। ठीक है, और 7% की दर से उनको सब्सिडी दी जाएगी अगर वह जल्दी चुका देते हैं, और 1 वर्ष की अवधि में उनको चुकाने पड़ेंगे ये मासिक किस्तों में। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से भी समझाई गई है। तो आइए इससे संबंधित कुछ और जानकारी हम देख लेते हैं। अब इसके पात्र कौन कौन होंगे, तो लगभग सभी, यहाँ पर आप याद रखिएगा, लगभग सभी शहरी
और ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास के रेहड़ी पटरी वाले जो कि प्रभावित हुए हैं। देख लेते हैं कि इसको जारी कौन करेगा। जैसे कि अपन ने डिस्कस किया कि कार्यान्वयन की एजेंसी तो सिडबी है, को सम्मिलित करने हेतु आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और भारतीय लघु विकास उद्योग बैंक के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। ठीक है। क्रेडिट प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप की मदद ली जाएगी कि हम इसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे। उसके लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के जो एक पोर्टल है उद्यम मित्र, उसकी सहायता ली जाएगी तथा ब्याज सब्सिडी के स्वचालित प्रबंधन हेतु जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की पोर्टल है जिसको हम पैसा पोर्टल कहते हैं, उसकी मदद ली जाएगी। तो यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन और मिल गए कि उद्यम मित्र पोर्टल किसका है, सिडबी का, और पैसा पोर्टल किसका है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का। ठीक है। अब अपन ने ये करंट की न्यूज़ डिस्कस कर ली, तो आइए बेसिक के रूप में अपन सिडबी को भी देख लेते हैं। अब सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, जो कि 30 साल पहले हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। तो ये यूपी स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय देश के विभिन्न हिस्सों में खोले गए हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित 4 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में से एक यह है। और बाकी की 3 कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। एक तो आयात निर्यात बैंक जिसको हम एग्जिम बैंक भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। दूसरा है नाबार्ड। तीसरा है राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है। और चौथा खुद सिडबी। ऋण प्रदायगी द्वारा और पुनर्वित्त पर संचालन की गतिविधियों के माध्यम से ये वित्तीय बाजारों में एक सहायक की भूमिका निभाता है। ठीक है। तो सिडबी का काम ये है कि ये वित्तीय बाजारों में एक सहायक की भूमिका निभाता है। आइए इसके शेयर धारकों को भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? भारतीय स्टेट बैंक की। फिर दूसरे नंबर पर भारत सरकार की 15% और तीसरे नंबर पर LIC की। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट से। यह खबरों में क्यों रहा? कंपनी जवाबदेही रिपोर्टिंग, जिसको हम बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के नाम से जानते हैं, हाल ही में जारी की गई। अब इसको जारी किसने किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको जारी करने वाली संस्था है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यह कहा कि BRR यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, अब मैं BRR ही बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा। इन्होंने कहा कि MCA 21 पोर्टल के साथ इसको एकीकृत कर दिया जाए और जो शीर्ष की 1000 कंपनी हैं उनको BRR पेश करने के लिए अनिवार्य कर दिया जाए। अब MCA 21 क्या होता है इसको देख लेते हैं। MCA 21 इज एन MBS ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ट्रेडिशनल तरीके हैं काम करने के उनको पूर्णतः पेपरलेस बनाया जाए। ठीक है, ताकि कार्यों में आसानी हो सके। अब BRR क्या होते हैं? यह सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अपने सभी हितधारकों के लिए उत्तरदायी कारोबारी संचालन प्रक्रियाएं अपनाने का एक प्रकाशन है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा हुआ है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ जिम्मेदारियाँ। अब इसके महत्व यही हो जाते हैं कि जो कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो जनता से धन ले लेती हैं, मतलब कि पैसे लेती हैं। ठीक है। अब कंपनियां नियमित रूप से BRR विवरण के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार होंगी, क्योंकि उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो भी सार्वजनिक हित की जिम्मेदारियों को निभाएं। BRR विनिर्माण सेवाओं जैसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए सभी कंपनियों के लिए लागू होता है, सबको ही ये करना पड़ेगा। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं। अब इसके सबसे पहले हम पूरे इतिहास को जान लेते हैं कि आखिर हमारे यहाँ जो कंपनी जवाबदेही रिपोर्टिंग कि इंडिया में क्या व्यवस्था रही है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर स्वैच्छिक दिशा निर्देश सबसे पहले 2009 में शुरू किए गए। उसके बाद 2011 में भारत संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं मानवाधिकारों पर जो संस्था है उसके सिद्धांतों की भारत ने क्या करी, अभिपुष्टि कर दी। उसके बाद MCA यानी कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा कंपनियों की सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जवाबदेही पर 2011 में दिशा निर्देश बना दिए गए, ताकि वो भी समाज के लिए, पर्यावरण के लिए और आर्थिक क्षेत्र में, इन तीनों ही क्षेत्रों में सुधार करने के लिए अपना योगदान दे सकें। उसके बाद सेबी को देख लेते हैं। सेबी ने 2012 में 100 सूचीबद्ध कंपनियों को लिस्टेड कर दिया। 2015 से 16 में लगभग 500 कंपनियों को सूचीबद्ध किया। दिसंबर 2019 से शीर्ष 1000 कंपनियों के लिए पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासन संबंधी नजरिए
से कंपनी जवाबदेही रिपोर्ट BRR प्रेस करना अनिवार्य बना दिया। ठीक है, तो सेबी ने भी 2012 में, उसके बाद 15-16 में और 2019 में ये चीज़ें अनिवार्य कर दी कि आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगी। फिर मार्च 2019 में NVG को अपडेट किया गया तथा उत्तरदायी कारोबार संचालन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए गए और बाकी की कहानी अभी अपन ने रिपोर्ट में पीछे देखी है। अब इसमें होता क्या क्या है, इसमें कई सेक्शन बनाए जाते हैं, जैसे सेक्शन A, B, C, D, E और सेबी के लिए भी कुछ इसमें डायरेक्टिव निर्धारित किए जाते हैं। सेक्शन A में जनरल इंफॉर्मेशन रहती है कंपनी के बारे में, दूसरे में फाइनेंशियल डिटेल्स रहती है कंपनी की और तीसरे में C में अदर डिटेल्स रहती है, D में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इंफॉर्मेशन रहती है और E में प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस रहता है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है एक विश्व एक सूर्य और एक ग्रिड कार्यक्रम से। इसको हमने डाउन टू अर्थ जो मैगजीन आती है उससे लिया है। यह खबरों में क्यों है? अभी इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए इच्छुक कंपनियों द्वारा मांगे गए प्रस्तावों पर अगली सूचना तक रोक लगा दी गई, इसलिए ये न्यूज़ में रही। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह पहल किसकी है। यह केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल है और विश्व बैंक इसमें तकनीकी सहायता देगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य यह है कि देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परस्पर संबद्ध कर एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाए ताकि वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। यह वैश्विक सहयोग को आसान बनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है या प्रस्ताव है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए इसको भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ये आप यहाँ पर पिक्चर को देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है तुर्की और ग्रीस के मध्य उत्पन्न हुए विवाद से। यह खबरों में क्यों है? तुर्की द्वारा 1500 वर्ष पूर्व जो हागिया सोफिया संग्रहालय है को मस्जिद में परिवर्तित करने की बात की गई और पूर्वी भूमध्य सागर में जो हाइड्रोकार्बन की खोज हुई है तुर्की उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता है। इसी कारण यह क्षेत्र कई महीनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्षेत्र चर्चा में रहते हैं, यूपीएससी में कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछता है लेकिन लोकेशन को पूछ लेता है, इसलिए अपन इसको लोकेशन वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये है ब्लैक सी, ये है सी ऑफ अजोब, सी ऑफ मरमुरा, सी ऑफ एजियन। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछेगा कि इसको क्रम से लगाइए, तो याद रखिएगा सी ऑफ अजोब ऊपर है, फिर ब्लैक सी है, फिर मरमरा सी है, फिर एजियन सी है। और एजियन सी किस में है? आता है मेडिटेरियन सी में। ये जो हागिया सोफिया है जिसको अपन अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ये कहाँ है? ये इस्तांबुल में ही है। तो इस्तांबुल कहाँ है? अपन इसको देख लेते हैं। ये है इस्तांबुल, सी ऑफ मरमुरा और सी ऑफ ब्लैक सी के मध्य में। ठीक है, और तुर्की देश की ये राजधानी नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। तुर्की की राजधानी है अंकारा। ठीक है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको इस्तांबुल इसकी राजधानी बता देते हैं। आइए कुछ और मैप को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेडिटेरियन सी में अगर हम देखें भूमध्य सागर में, तो ये एल्बरोन सी आप याद रखिएगा, बेलरिक सी, एड्रियाटिक सी इटली, और ये मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया और स्लोवेनिया के बीच में कौन सा सागर पड़ता है? एड्रियाटिक सागर पड़ता है। और ये सारे के सारे सागर किसके हिस्से हैं? मेडिटेरियन सी के, यानी कि भूमध्य सागर के। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ और लोकेशन देख लो, ये जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक है, जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब हागिया सोफिया के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यह विवादों में रहता है। कभी कभी कोई इसको गिरजाघर कहता है, कभी कोई मस्जिद कहता है। तो आइए इसके बारे में पूरा इतिहास को जान लेते हैं। इस्तांबुल में 532 ईस्वी में बाइजेंटाइन साम्राज्य जो था उसके जो शासक थे जस्टिनियन, उनके शासनकाल में इसको निर्मित किया गया था। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो यह ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत का केंद्र रहा, मतलब कि ईसाई लोग इसको मानते रहे। उसके बाद फिर 1453 ईस्वी में जब इस्लाम को मानने वाले ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान महमद द्वितीय आए तो उन्होंने क्या किया? कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया? इस्तांबुल। तो इसको इस्तांबुल नाम कब मिला?
1953 के आसपास। ठीक है, अभी तक की कहानी आपको समझ में आई। अब इसके बाद का डिस्कस करते हैं। तब इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए और इसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया और यह मस्जिद 1930 तक यह मस्जिद रही। उसके बाद जो आधुनिक तुर्की साम्राज्य के संस्थापक हैं, जिनको हम मुस्तफ़ा कमाल पाशा या अतातुर्क के नाम से भी जानते हैं, जिनका संबंध खिलाफत आंदोलन जो भारत में हुआ था उसके साथ है। ठीक है, उन्होंने इसमें क्या कर दिया, इसको संग्रहालय में बदल दिया और अब फिर से इसे मस्जिद में बदलने की घोषणा की जाए तुर्की की सरकार के द्वारा, और यही ग्रीस और तुर्की के मध्य विवाद का बिंदु बना हुआ है। आप ये यहाँ पर देख लीजिए कि ये है हागिया सोफिया। ये पहले की पिक्चर है जब ओटोमन साम्राज्य के जो महमद द्वितीय है उसके द्वारा इसमें तोड़ फोड़ करके परिवर्तन किए गए थे। पहले मीनारें नहीं हुआ करती थी, उसके बाद इसमें मीनारें उसी समय पर लगाई गई थी। ठीक है, ये आप उसके अंदर का सीन देख सकते हो और ये आप देख सकते हो वर्तमान में इसकी तस्वीर को। आइए इससे संबंधित कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपीएससी कई बार अलग तरीके से क्वेश्चन पूछती है, वो स्पेसिफिक न्यूज़ में क्वेश्चन ना पूछ के उसके संबंध में जो लोकेशन आसपास रहती हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि अब ये आईएएस प्रीलिम्स के 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकेशनों को लगाइए। अब जैसे ये है भूमध्य सागर, अब भूमध्य सागर के किनारे क्या मोरक्को देश है? तो बिल्कुल है, देखिए ये है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन बाकी की लोकेशन को भी देख लेंगे। अभी जो अपन ने ब्लैक सी के बारे में डिस्कस किया, ये देखिए यहाँ पर, ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के किनारे कौन कौन से देश हैं, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ठीक है, और ये यूक्रेन है, रशिया है, टर्की है और प्लस जॉर्जिया है। आप ये सारे के सारे याद रखिएगा। ठीक है, तो ब्लैक सी कहाँ दिया है, ये है। ब्लैक सी के आसपास क्या क्रोशिया है? अब क्रोशिया तो कहाँ है, क्रोशिया तो ये है जो अपन ने डिस्कस किया था, एड्रियाटिक सी पीछे डिस्कस किया था ना, तो सेकंड गलत हो गया। अब जब अपन सेकंड काटेंगे तो सब कुछ कट जाएगा, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ही इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट सही है और थर्ड सही है और फोर्थ सही है। बाकी को अपन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आप इसकी लोकेशन वाइज अच्छे से इसको रिवाइज करते रहिएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज की हमने काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ों को देखा, साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी देखा। ठीक है, और उनका किस प्रकार से जुड़ाव न्यूज़ के साथ है उसको भी देखा, ताकि आपकी तैयारी एकदम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। और अगर आपको स्टार्ट विद प्राउड के द्वारा किए जा रहे प्रयास लगातार पसंद आ रहे हैं तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।